नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिनमें से पहली बात ये है कि अगर आप हमारे संग जुड़ते हैं तो आपको हिंदी सेकेंड पेपर का इस चैनल पे कंप्लीट पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाएगा 2024 नेट जेआरएफ के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात, आपको यहाँ पे प्रत्येक रविवार को प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी 100 प्रश्नों की। इसमें आपको हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी, काव्यशास्त्र की प्रश्नोत्तरी और समस्त विधाओं की प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। तीसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को रिवीजन क्लासेस करवाई जाएंगी और इन सब के संग अगर आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। विशेष बात यह है कि ये जितना कुछ आपके लिए किया जाएगा ये सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री होगा। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको छोटा सा काम ये करना है कि आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आपको ये समस्त चीजें बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये थी आज की जानकारी और अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, आज जो हम लोगों की क्लास होने वाली है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आज की बेसिक क्लास है। और ये कहने के लिए बेसिक क्लास है, लेकिन सत्यता तो ये है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जितना कुछ पेपर में आता है वो इसी से ही आता है। इस क्लास में आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के जन्म, उनकी रचनाएं, उनके शास्त्र, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप इस क्लास को गंभीरता से देख लेते हैं एक दो बार और इन चीजों को रट लेते हैं, फिर आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत ज्यादा अतिरिक्त चीजें पढ़ने को बचती नहीं है। तो इस क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के देखेंगे जन्म। उनका जन्म कब हुआ, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न उनका पूछ लिया जाता है कि जन्म काल के अनुसार उनको आपको क्रम में लगाना होता है। जैसे इस बार जो दिसंबर में 2023 में आपका पेपर हुआ, ये प्रश्न एक इसी से आया था। उसमें कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ वगैरह दो तीन चिंतक दिए गए थे, उनको आपको उनके जन्म काल के अनुसार क्रम से लगाना था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की। तो प्लेटो का जन्म हुआ था 427 में और इनका देहांत हुआ था 347 में ईसा पूर्व में। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अरस्तु की। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 और इनका निधन हुआ था 322 ईसा पूर्व में। तो प्लेटो 427, अरस्तु 384। हालांकि यहां से आपके लिए कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। इनके आपको सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, इनकी आपकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, लेकिन जन्म शायद इतनी जल्दी इनका ना पूछा जाए। तीसरे नंबर पे होरेस हैं और इनका जन्म हुआ था 45 ईसा पूर्व और इनका देहांत हुआ था 8 ईसा पूर्व। उसके बाद लोनजाइनस आते हैं और लोनजाइनस का जो जन्म माना जाता है वो पहली ईसा पूर्व माना जाता है। पहली ईसा पूर्व से तीसरी ईसा सदी तक इनका इस बीच में इनका जन्म एकदम निर्धारित नहीं है, एकदम एग्जैक्ट इनका जन्म क्लियर नहीं है, लेकिन यह बताया जाता है कि लोनजाइनस पहली ईसा पूर्व से तीसरी ईसवी सदी के बीच में कहीं के हैं। अब यहां से जो सन आपको बताए जाएंगे वो सब ईसवी सन में हैं। सबसे पहले हैं दांते। दांते का जन्म हुआ था 1265 ईस्वी में और इनका देहांत हुआ था 1321 ईस्वी में। उसके बाद जॉन ड्राइगन हैं। जॉन ड्राइगन का जन्म हुआ था 1631 ईस्वी में और इनका देहांत हुआ था 1700 ईस्वी में। उसके बाद पोप अलेक्जेंडर हैं। पोप अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था 1668 में और इनका देहांत हुआ था 1744 में। इस पूरे पेज से आपको सिर्फ अलेक्जेंडर को थोड़ा बहुत याद रख लेना है और थोड़ा बहुत ड्राइगन को याद रख लेना है। बाकी अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे और बात करेंगे जॉनसन की। जॉनसन का जन्म हुआ था 1709 में और इनका देहांत हुआ था 1784 में। उसके बाद हम बात कर लें कांट की। तो कांट का जन्म हुआ था 1724 में और देहांत हुआ था 1804 में। उसके बाद हम बात करेंगे हीगल की। हीगल का जन्म हुआ था 1770 में और इनका देहांत हुआ था 1831 में।
विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1770 में और इनका देहांत हुआ था 1850 में। उसके 2 साल बाद कॉलरिज का जन्म हुआ था यानी 1772 में और इनका देहांत हुआ था 1834 में। ये दोनों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यहां तक कि ये तीनों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हीगेल याद रखना है 1770, विलियम वर्ड्सवर्थ याद रखना है 1770 और कॉलरिज याद रखना है 1772। इन दोनों को तो आप जो है बिल्कुल रट ही लीजिए, इन दोनों को तो आप बिल्कुल रट लीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1770, कॉलरिज 1772। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, कॉलरिज 1772, कॉलरिज 1772। बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और देहांत इनका हुआ था 1883 में। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है जन्म हुआ था 1822 में और इनका देहांत हुआ था 1888 में। टॉल्स्टॉय का जन्म हुआ था 1828 में और देहांत हुआ था 1910 में। नीत्शे जो है अस्तित्ववादी दार्शनिक थे और इनका जन्म हुआ था 1844 में और इनका देहांत हुआ था 1909 में। ऑस्कर वाइल्ड का 1854 में और देहांत हुआ था 1900 में। अब यहां से आपको क्या क्या याद रखना है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहां से विलियम वर्ड्सवर्थ को याद रखना है, कॉलरिज को याद रखना है, मार्क्स को भी आपको याद रखना है और मैथ्यू अर्नोल्ड को भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि एक बार नेट जीआरएफ में मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म आपसे पूछा जा चुका है। और अगर आप चाहें तो यहां से नीत्शे को भी याद रख लें और सबको चाहें तो छोड़ दें, और रखना याद चाहते हैं तो बिल्कुल याद रखें सबको। उसके बाद हम बात करेंगे आगे है सिगमंड फ्रायड, इंपॉर्टेंट है, 1856 में इनका जन्म हुआ था। और क्रोचे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1886 में इनका जन्म हुआ था, निधन 1952 में हुआ था। उसके बाद एजरा पाउंड हैं, बिंबवादी दार्शनिक थे और इनका जन्म हुआ था 1885 में और देहांत हुआ था 1972 में। टी.एस. इलियट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जन्म हुआ था 1888 में और रिचर्ड का जन्म हुआ था 1893 में। इन दोनों को याद रखिएगा, टी.एस. इलियट 1888, रिचर्ड्स 1893। उसके बाद लेविस हैं 1904 से 1972। सार्थ भी जो है अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं और इनका जो है एक प्रमुख कथन है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ये वही वाले सार्थ हैं, अस्तित्ववादी दार्शनिक भी हैं और इनका जन्म हुआ था 1905 में और देहांत हुआ था 1980 में। ब्रुक्स का जन्म 1906 में और कार्डवेल का जन्म 1907 में। यहां से आपको क्या क्या याद रखना है, तो यहां से आपको फ्रायड को बिल्कुल नहीं भूलना है, 1856। क्रोचे को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 1866। एजरा पाउंड को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 1885। टी.एस. इलियट को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 1888 और रिचर्ड को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 1893। और सार्थ को भी आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां से आपको जो है इन लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आपसे जो है परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो इनको आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए तत्काल। अब हम बात करेंगे आगे, कुछ और शेष हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे रोला बर्थ 1915, जॉक दरेदा 1930। इन दोनों को यहां पे याद कर लीजिए, रोला बर्थ 1915, जॉक दरेदा 1930। आपको कीरकेगार्ड को भी याद रखना चाहिए, 1813 में इनका जन्म हुआ था और कीरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। एक बार फिर से सुनिए, कीरकेगार्ड का जन्म 1813 में हुआ था और इनको जो है अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। उसके बाद लेनिन है 1870 में और इनका देहांत हुआ था 1924 में। यहां से आपको कीरकेगार्ड को तो बिल्कुल याद रखना है और जॉक दरेदा और जो है रोला बार्थ को भी आप लोग याद रख सकते हैं। कीरकेगार्ड याद रखना, अस्तित्ववाद के जनक हैं और 1813 में इनका जन्म हुआ। तो ये जो है बात हो गई इनके जन्म और देहांत की। अगर आप इन चीजों को जो है 2-3 बार जो है पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपका यहां से 2 नंबर या फिर एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई आपसे नहीं छीन सकता। छोटी सी बात है, 10-15 लोगों का आपको क्या करना है, खाली जन्म याद करना और क्या करना, आपका 1 नंबर आराम से बन जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे हम लोगों को किस पे बात करनी है, आगे हम लोगों को बात करनी है प्रमुख सिद्धांतों पे और सिद्धांतकारों पे। तो आप जो है सिद्धांत जिस तरीके से लिखा है और सिद्धांतकार जिस तरीके से लिखा है उस पर ध्यान मत देना, शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। तो बात करेंगे सबसे पहले प्लेटो की।
तो प्लेटो के दो सिद्धांत हैं, एक है उत्पत्ति का सिद्धांत और एक है अनुकरण का सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिए गए और ये दोनों सिद्धांत अपने सिलेबस में हैं। हम ये दोनों सिद्धांत को पढ़ेंगे, बात करेंगे कि प्लेटो उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं और प्लेटो अनुकरण के सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। प्लेटो अनुकरण के सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि जो काव्य होता है वो अनुकरण का भी अनुकरण होता है, यानी कि त्रिधा अपेत होता है, यानी कि सत्य से 3 गुना दूर होता है। इसलिए जो है काव्य को, साहित्य को जो है समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें हम लोग प्लेटो वाली क्लास में देखेंगे। अब बात कर लें अरस्तु। अरस्तु जो है प्लेटो के जो है शिष्य थे और इनका एक सिद्धांत है विरेचन का सिद्धांत और एक सिद्धांत है त्रासदी का सिद्धांत। विरेचन का सिद्धांत जो है जो प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है, इसी के ऊपर उसकी प्रतिक्रिया के तौर में विरेचन का सिद्धांत दिया गया। जब हम लोग पढ़ेंगे विरेचन का सिद्धांत तो समझ लेंगे विरेचन का सिद्धांत क्या है। त्रासदी का सिद्धांत इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और त्रासदी से पूरा सिद्धांत है, लेकिन आने लायक बस एक क्वेश्चन है। त्रासदी का मतलब होता है दुखांतक, या फिर आप जो है इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ट्रेजेडी कह सकते हैं। प्लेटो ने जो है त्रासदी के 6 अंग माने हैं। ये जो है सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, जिसमें से एक हो जाएगा कथानक, दूसरा हो जाएगा विचार, और तीसरा हो जाएगा चरित्र, और चौथा हो जाएगा पद विन्यास। उसके बाद पांचवा हो जाएगा दृश्य, उसके बाद छठा हो जाएगा गीत। ठीक है भैया। तो ये जो त्रासदी का सिद्धांत है, त्रासदी से आने लायक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इससे आपसे कई बार जो है अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं, भेद माने हैं, तो 6 माने हैं और आपको जो है स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। यही 6 भेद आपको रट लेने हैं। तो ये अरस्तु का जो है त्रासदी का सिद्धांत है। आप हमारे संग जुड़े रहेंगे तो त्रासदी का सिद्धांत बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात कर लें लोनचाइनस भाई साहब की, तो इनका सिद्धांत है उदात्त का सिद्धांत। जो हीगेल हैं उनका है द्वंदात्मक और वहीं पे कार्ल मार्क्स का है द्वंदात्मक भौतिकवाद। अब दोनों चीजें यहां पे रट लीजिए। हीगेल का है द्वंदात्मक और द्वंदात्मक भौतिकवाद किसका है, कार्ल मार्क्स का है। स्वच्छंदतावाद है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जो 1798 में एक रचना लिखी थी, लिरिकल बैलेट्स, और इसी रचना से जो है इस वाद की शुरुआत मानी जाती है। तो स्वच्छंदतावाद के जनक जो है वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। कल्पना सिद्धांत जो है कॉलरिज का है। इस सिद्धांत में जो है कॉलरिज ने कल्पनाओं को 2 भागों में बांटा है, जिनमें से पहली है मुख्य कल्पना और दूसरी है गौड़ कल्पना। कल्पना के सिद्धांत में इन 2 भागों में कॉलरिज ने कल्पना को बांटा है। मुख्य कल्पना का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो आप बैठे हैं और आपके मस्तिष्क में किसी कविता को लिखने का कोई प्लॉट आया या कोई चीज आपके मन में आई कि जो है इस चीज पे कविता लिखनी है, तो जो आपके मन में बैठे वो कल्पना आई। जैसे आपको समझ में आया कि मुझे जो है अपनी प्रेमिका की आंखों पे एक कविता लिखनी है, तो जो सबसे पहले आपने ये कल्पना की मुझे जो है अपनी प्रेमिका की आंखों में पे एक कविता लिखनी है, ये है मुख्य कल्पना। फिर आप जो है कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं और कविता लिखना शुरू करते हैं। एक लाइन लिखते हैं, काट देते हैं, अच्छी नहीं बनी। दूसरी लाइन लिखते हैं, काट देते हैं। तीसरी लाइन, यार ये वाली अच्छी बन गई। यानी कि उस कविता को सजाने के लिए जो आप कल्पना करते हैं, तरह तरह के उपान देते हैं, यहाँ की बातें सोचते हैं, वहाँ की बातें सोचते हैं, प्रेयसी की आंखों को यहाँ से जोड़ देते हैं, मोनालिसा की आंखों से जोड़ देते हैं। ये जो कल्पनाएं हैं ये जो है गौड़ कल्पना के अंतर्गत आती हैं। अस्तित्ववाद हमने अभी बात की थी। अस्तित्ववाद कीरकेगार्ड, जन्म हमने पढ़ा था कब, 1813 में। तो अस्तित्ववाद का जनक कीरकेगार्ड को माना जाता है और अस्तित्ववाद पर बेहद अच्छी तरीके से क्लास आपको जो है बनाई गई है। लिंक आपको जो है यहीं पे मिल जाएगा नीचे। प्लेलिस्ट का नाम है पाश्चात्य
पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जो है जो प्रमुख वाद आपको पढ़ाए गए हैं, अस्तित्ववाद, बिंबवाद और प्रतीकवाद और यथार्थवाद, आदर्शवाद, इसमें आपको अस्तित्ववाद की क्लास मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से क्लास बनाई गई, आप जाके देख सकते हैं। प्रतीकवाद जो है, इसके जो जनक हैं वो जो है एक तरीके से जीन मारियास हैं और वादलेयर हैं, और प्रकृतिवाद के एमिला जोला हैं। अब हम बात करेंगे आगे, फ्रायड हम सबको पता है, मनोविश्लेषणवाद और निर्वैयक्तिक। अब यहां से ये चार को आप देखिए, ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तु समीकरण, परंपरा का सिद्धांत और उपन्यास का अंत, ये जो है किसके सिद्धांत हैं? ये टीएस इलियट के सिद्धांत हैं। याद रहेगा, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो हम लोगों को पढ़ना भी है, वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा का सिद्धांत और उपन्यास का अंत, ये टीएस इलियट के सिद्धांत हैं। और रिचर्ड के जो है संप्रेषण का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत और अर्थ मीमांसा का सिद्धांत, ये जो है रिचर्ड्स के सिद्धांत हैं। कार्वे भाई साहब का जो है सिद्धांत वो यथार्थवाद है। बात समझ में आई? कार्वे किसका सिद्धांत है? यथार्थवाद है। ये दो तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसे जॉनसन नव्य शास्त्रवाद और उत्तर संरचनावाद, इससे प्रश्न आता है, नव्य शास्त्रवाद किसका सिद्धांत है और उत्तर संरचनावाद किसका सिद्धांत है? तो ये दोनों सिद्धांत किसके हैं? जॉनसन के हैं। विखंडनवाद जो है जॉक देरेदा का है, और ब्रुक्स, क्लीथ ब्रुक्स का विडंबना और विसंगति और अंतर्विरोध, ये जो है इनके सिद्धांत हैं। तो ये बात हो गई इनके सिद्धांतों पे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम इन सब लोगों की रचनाओं पे बात करेंगे, क्योंकि रचना से भी खूब धूमधाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की। तो प्लेटो की बात करने से पहले एक बार इनका जन्म आपको और रिमाइंड कराते हैं। तो इनका जन्म 427 में और इनका देहांत 347 में। अब तो याद हो गया होगा, प्लेटो 427, प्लेटो 427, अरस्तु 384, याद हुआ। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं की। तो रचना इनकी रिपब्लिक है, इयॉन है, सिंपोजियम है, सोफिस्ट है, एपोलॉजी है, स्टेटमैन है, यानी जो है स्टेटमैन आदर्श राज्य एक तरीके से, और फिलेबुस है, लॉज, लॉज का मतलब होता है विधि, कानून, लॉ, और फिर गॉर्गियास है, क्रीटो है। ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात कर लेते हैं अरस्तु की। अरस्तु का जन्म एक बार और देख लेते हैं। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 में। याद रखिएगा 384 में। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? एक है पेरीपोई इतिकेस, इसको ऑन पोएटिक्स भी कहते हैं। और अरस्तु के जो काव्य संबंधी विचार हैं, अरस्तु के जो काव्य संबंधी विचार हैं वो जो है इसी में दिए गए हैं। काव्य रिटोरिक, रिटोरिक मतलब भाषण शास्त्र, रिटोरिक मतलब भाषण शास्त्र। अब ये जो रिटोरिक है इसमें अरस्तु के भाषण शास्त्र संबंधी विचार हैं, और पॉलिटिक्स इनकी जो है राजनीति से संबंधित रचनाएं हैं। तो अरस्तु की 3 रचनाएं हैं, पेरीपोई एथिकेस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। अब हम बात करेंगे आगे, और आगे है हॉरेस। हॉरेस का जन्म आपको याद आया होगा 65 से 8 ईसा पूर्व, और इनकी रचना है आर्स पोएटिका। याद रखिएगा, हॉरेस आर्स पोएटिका। लोंजाइनस का जन्म आपको याद आया होगा, रचना इनकी एक ही है, पेरी इप्सुस। याद रहेगा, लोंजाइनस पेरी इप्सुस, लोंजाइनस पेरी इप्सुस, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, जॉन ड्रैगन की बात कर लेते हैं। जॉन ड्रैगन 1632 जन्म, और एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइजी, एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइजी, ये जो है इनकी एक रचना है। उसके बाद पोप अलेक्जेंडर की रचना है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। पोप अलेक्जेंडर एसे ऑन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, आलोचना, ठीक है भैया। तो जॉन ड्रैगन की हो गई एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, और पोप अलेक्जेंडर की हो गई एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अब हम बात करेंगे आगे कांट। कांट का जन्म 1724 में, और इनकी रचना है क्रिटिक ऑफ होगा यहाँ पे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये जो है कांट की रचना है। हीगेल का जन्म 1770 में, हमने अभी पढ़ा था, हीगेल 1770 में, वर्ड्सवर्थ 1770 में, कॉलरिज 1772 में। ये 3 एक साथ पढ़ेगी, याद रखना 3 कौन कौन से थे? हीगेल 1770, वर्ड्सवर्थ 1770, कॉलरिज 2 साल बाद 1772। तो ये हो गया। इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? एलिमेंट्स ऑफ द
फिलॉसफी ऑफ राइट्स और इनकी साइंस ऑफ लॉजिक, ये भी जो है रचना हो जाएगी। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में इनका जन्म है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचना है लिरिकल बैलेट्स 1798 में और द प्रेल्यूड 1799 में। कॉलरिज की रचना देख लेते हैं, 1772 में इनका जन्म हुआ था। रचना है बायोग्राफिया लिटरेलिया, लेक्चर ऑन लिटरेचर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल चर्च एंड स्टेट एट्स टू रिफ्लेक्शन। तो ये जो है पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वर्ड्सवर्थ की रचनाएं दो ही हैं, एक लिरिकल बैलेट्स है, एक द प्रेल्यूड है, और कॉलरिज की भी रचनाएं दी गई हैं। अब जो है पीबी शैली की रचना है ए डिफेंस ऑफ पोएम पोएट्री। कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्क्स की तीनों रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? दास कैपिटल है 1867 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है 1848 में, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी है 1847 में। तीनों याद रखिएगा, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जो है मैथ्यू अर्नोल्ड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना कल्चर एंड अनार्की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना कल्चर एंड अनार्की, एसेज इन क्रिटिसिज्म। अब ये रचना आप देखिए, ये रचना भी हमने जो है किसी की और पढ़ी थी। एसेज इन क्रिटिसिज्म किसकी थी? ये एसेज ऑन क्रिटिसिज्म जो है पोप एलेक्जेंडर की है, और एसेज इन क्रिटिसिज्म जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अर्नोल्ड की ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर भी है, और लिटरेचर एंड ड्रामा है। इस रचना को अगर आप नहीं भूलते हैं तो आपका काम चल जाएगा, और ये जो है याद रखिएगा। टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस, और रिस रेकन व्हाट इज आर्ट एंड द एसेज। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे नीत्शे की रचना है द एंटी क्राइस्ट विल टू पावर, 1844 में इनका जन्म हुआ था। फ्रायड का 1856 में जन्म हुआ था। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जैसे ड्रीम्स आ गया आप समझ जाएंगे मामला फ्रायड का ही है। ठीक है, तो ये रचना आप जान जाएंगे। क्रोचे की रचना है एस्थेटिक और लॉजिक, ये जो है क्रोचे की रचना है। एजरा पाउंड की रचना है मेक इट न्यू, ये एजरा पाउंड की रचना हो जाएगी। ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस पे लिखी हुई है इलियट की रचनाएं। इलियट का जन्म हुआ था 1888 में। रचनाएं इनकी हैं सिलेक्टेड एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, पोएट एंड ड्रामा, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स है वो। सीक्रेट वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। अब इसमें से हम लोगों को याद क्या रखना है? ये रचना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, द सीक्रेट फूड और द वेस्टलैंड भी हम लोगों को याद रखनी। दो रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको टी.एस. इलियट को जो है साहित्य के लिए नोबेल भी मिला था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और बढ़ते हैं रिचर्ड की तरफ। रिचर्ड की रचनाएं, इनका जन्म हुआ है 1893 में, और इनकी रचनाएं हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड साइंस, ये पूछी जा चुकी है रचना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो गई, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक हो गई। तो ये जो है रिचर्ड की रचनाएं हैं। बहुत ज़्यादा सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, कोई छोड़ने वाली रिचर्ड की रचना नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, सार्थ की रचनाएं पढ़ लेते हैं। सार्थ की है व्हाट इज लिटरेचर और फ्लाबेयर, ये सार्थ की रचनाएं हैं। ब्रूक्स की रचनाएं हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और कॉडवेल की रचना है रोमांस एंड रियलिज्म, और रोला बर्थ की रचना है 1915 में इनका जन्म हुआ था, द डेथ ऑफ ऑथर। तो ये जो है आपको जो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे, इनके बारे में इनके जन्म, इनके सिद्धांत और इनकी रचनाएं बता दी गई। प्रश्न जो है हमेशा यहीं से आता है, बाकी सब पीछे दी गई है वो मोह माया है। अगर आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो सवाल आप जो है बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसको आप लोग रटिए, इतना रट डालिए, और क्लास को पढ़ने के बाद जब आपको क्लास पूरी रट जाए उसके बाद किताब भी आप पढ़िए, क्योंकि कई चीज़ें जो है हम लोग छोड़ देते हैं, जो हमको अनइम्पॉर्टेंट लगती हैं वो छोड़ देते हैं। तो कुछ चीज़ें इतना तो आपको रटना ही रटना है, और इसके बाद भी अगर आप किताब से भी रट सकते हैं तो उसको भी रटें। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आई हो और तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।